बहुत ही अहम, आपने जो अप्रोच किस तरह करनी है। आपके पास ईसीजी आया, पेशेंट है, एबनॉर्मेलिटी अब आ गई। पीछे जो हमने बातें की ये सारे नॉर्मल जिस तरह हम कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ना रेट जो है ना वो चेंज होती है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि रेट देखो, रिदम देखो, एक्सेस देखो, और पी वेव, और फिर पी आर इंटरवल, क्यू टी और क्यू आर एस, इस तरह हमने पढ़ा ना। वो नॉर्मल की तरफ अगर हम इस तरह हमने कहा। लेकिन जब आपके पास ना एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, आपने अप्रोच किस तरह करनी। ये जो गाइडलाइन आई है ना ये वाली, ये 2005 में आई है और अभी तक यही चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यही करना है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने रेट देख लिया ना, और रेट में अगर आपके पास जो था वो ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट था, तो इसका मतलब ये है कि ये टिकी एरिथमिया है। क्या है? टिकी एरिथमिया है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने हार्ट रेट देखा वो 6 < 60 बीट्स पर मिनट है, तो इसका मतलब ये कि ये ब्रेडी एरिथमिया है। अब अप्रोच चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। आपने देखा कि मेरे पास पेशेंट आया, उसका हार्ट रेट मैंने देखा वो < 60 बीट्स पर मिनट है। अब नेक्स्ट आपने जिस तरह वहां पे हमने पढ़ा था कि आप रेट देखो फिर रिदम देखो, तो यहां पे अब आप अप्रोच अब आपकी चेंज होगी, क्योंकि अब ब्रेडी एरिथमिया हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज आपने देखनी है वो है पी आर इंटरवल। आपने पेशेंट आया, आपने देखा कि उसकी जो रेट है वो कम हुआ है, ब्रेडिकार्डिया है या ब्रेडी एरिथमिया है, लेस देन 60 मीट है बीट्स पर मिनट है। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैंने करना है, वो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पी आर इंटरवल को मैं देखूंगा। अब पी आर इंटरवल को मैं देखूंगा वो नॉर्मल है कि प्रोलॉन्ग है। ठीक है ना। समझ आ गया। अब अगर आपने देखा कि पेशेंट आया है हमारे पास, लेकिन उसका जो हार्ट रेट है वो ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट आया है, तो अब अप्रोच चेंज हो गया। अब यहां पे आपने डायरेक्ट क्यूआरएस कम्प्लेक्स की साइज पे जाना है। वो क्यूआरएस कम्प्लेक्स की साइज को देखना है। जैसा कि ब्रीड इरिथमिया हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप पी आर इंटरवल होगा। लेकिन टिकी इरिथमिया हुआ है, टिकी कार्डिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप आपने डायरेक्ट क्यूआरएस कम्प्लेक्स की तरफ जाना है। अप्रोच चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे अप्रोच सारा चेंज हो गया है। ठीक है। अब फिर आपने ये देखना है कि ये जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है इसका साइज लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है या ग्रेटर देन 3 स्मॉल स्क्वायर। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस स्टिकी एरिथमिया को पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं इस जो है ना इस ब्रेडी एरिथमिया की तरफ आऊंगा। ठीक है। अगर मैंने देखा कि वो लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ये नेरो कम्प्लेक्स टिकी कार्डिया है। ठीक है, जैसे ऊपर हमने किया था, मैंने कहा आगे आ रहा है, आगे मैं बताऊंगा, वही चीज है ये। अगर लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर आपके पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स आया, तो इसका मतलब है कि ये नेरो कम्प्लेक्स टिकी कार्डिया है। और अगर ग्रेटर देन 3 स्मॉल स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये ब्रॉड कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है। ठीक है। तो अब जो है ना फिर आपने देखा कि 3 स्मॉल स्क्वायर आया है। पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसकी तरफ आऊंगा। अगर 3 स्मॉल स्क्वायर आया है तो नेरो कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने देखनी है वो है पी वेव। फिर मैं इसके बाद जो है ना पी वेव देखूंगा। ठीक है। पी वेव आपने देखा। अब पी वेव आपने देखना है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है ना। दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट है तो फिर आपने डायरेक्ट जाना है कि पी क्यू आर एस रेशियो जो है ना इसको रेशियो देखना है। ठीक है ना। या तो आपके पास ना ये जो पी क्यू आर एस रेशियो है, या तो 1:1 हो सकता है, या 2:1 हो सकता है, या 3:1 हो सकता है। अगर आपने 1:1 आपके पास जो पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स आया 1:1, तो इसका मतलब ये है कि ये साइनस टेकिकार्डिया है। ये नॉर्मल चीज है, कोई मसला नहीं। ये मुझे भी है, ये साइनस टेकिकार्डिया ये मुझे भी है, लेकिन ये नॉर्मल है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपका जो हार्ट है उसमें ज्यादा मतलब तेजी के साथ जो है ना वो ऐसे नोट ज्यादा फायर कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल। अगर आपने ये पी और क्यू आर एस का रेशो देखा, लेकिन वो 2:1 आया है या 3:1 आया। हाँ, अब ये रेशो का क्या मतलब है ये आप लोग थोड़ा सा समझ लें। अगर फॉर एग्जांपल 2:1 है, यानी एक पी वेव है, ठीक है ना, दूसरा भी पी वेव है,
और एक QRS है। सॉरी यार ये सीन तो खराब हो गया, दोबारा बता देता, दोबारा ड्रा कर देता। ठीक है, एक हमारे पास ना 2:1 की अगर मैं बात करूं तो एक P वेव, फिर दूसरा P वेव, फिर इसके बाद जो है ना QRS और P वेव, इसी तरीके से। ठीक है ना, फिर इस तरीके से P वेव, फिर जो है ना P वेव, फिर इसके बाद जो है ना QRS और T वेव, यानी PPP फॉलोड बाय QRS, यानी PPP, दो PPP, एक QRS, फिर T वेव, दो PPP QRS, इसको कहते हैं 2:1, यानी दो P वेव और एक QRS कम्प्लेक्स। अगर फॉर एग्जांपल 3:1 का क्या मतलब होता है कि 3 P वेव इस तरीके से, और यहां पे भी एक इस तरीके से ऐड कर लो। ठीक है, तो देखें 3:1, 1 2 3, 3 P 1 QRS, फिर T वेव, फिर 3 P वेव, P और QRS और फिर T वेव। ठीक है, तो ये 3:1। अब इस तरीके से अगर आप ECG देखें ना तो बिल्कुल ये 60 अपीयरेंस है। ठीक है, यानी इस तरीके से अगर आप ECG देखेंगे, कल हम ये ECG वैसे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, एक पेशेंट का इधर हम मुझे हॉस्पिटल में मिले हैं, वो मैं आप लोगों को कल दिखा दूंगा। ठीक है, तो उसमें जो है ना हमारे पास क्या होता है, इसको कहते हैं एट्रियल फ्लटर। ठीक है ना, अब मजीद इसको हम कल करेंगे। ठीक है ना, फिर इसके बाद जो है ना तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली इसी तरीके, अब क्वेश्चन जो आएगा ना वो इसी तरीके से आप लोगों के पास आएगा कि एक पेशेंट आया है, चेस्ट पेन है, बाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डेजीनेस है, फटीग, व्हाट एवर, लाइट हेडेक है, बड़ा चढ़ा के इस तरीके से बताएगा। फिर नेक्स्ट आपको ये कहेगा कि इसका जो QRS कम्प्लेक्स है वो लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है। ठीक है ना, ये नहीं बताएगा कि नेरो कम्प्लेक्सिटी का, मैं भी ये बता दें नेरो कम्प्लेक्सिटी की कार्डिया है, उसका P वेव जो है ना वो प्रेजेंट है, सॉरी P वेव जो है ना वो आपके पास प्रेजेंट है। फिर इसके बाद जो है ना जो PQRS जो रेशो है वो ये है कि 2:1 है या 3:1 है, बताए क्या है, एट्रियल फ्लटर। ठीक है ना, इसी तरीके से देखिए आप एट्रियल फ्लटर को आप इस तरीके से डायग्नोसिस नहीं कर सकते जब आप ये गाइडलाइन फॉलो ना करें। ठीक है ना, आपने देखा लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर QRS कम्प्लेक्स, आपने देखा कि भाई साहब लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर आया है। नेक्स्ट चीज मैंने बाकी कुछ भी नहीं देखना है, वो मैंने देखना है कि नेक्स्ट P वेव है कि नहीं है, अगर है तो फिर मैंने PQRS की जो रेशो है वो देखनी है, अगर है प्रेजेंट है 1:1 है या 2:1 है या 3:1, 1:1 है नो प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल मसला है, साइनस टिकिकार्डिया हो सकता है। ठीक है ना, आपका एसिनोजन वो ज्यादा फायर कर देता है। अगर 2:1 3:1 आया है इसका मतलब ये है कि ये एट्रियल फ्लटर है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा आप लोगों को आपके MCI में, आपके PMC में, आपके BMDC में, और आपके जो है ना उसमें भी USA मिली में भी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको पेशेंट प्रेजेंट करवाएगा कि लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर उसका जो है ना QRS है, जिसका P वेव प्रेजेंट है, और इसका जो PQRS जो रेशियो है वो 2:1 है या 3:1 है, या आपको ECG दिया होगा कि आप इसको डायग्नोसिस करो, तो आपने इसी तरीके से जाके डायग्नोस करना है। ठीक है ना, फिर अगर आपने देखा कि P वेव जो है ना वो हमारे पास ना एब्सेंट है, P वेव है ही नहीं, तो फिर नेक्स्ट चीज जो आपने देखनी है वो है रिदम। ठीक है ना, फिर आपने क्या देखना है, रिदम। अगर आपने रिदम देख लिया है कि रिदम में फिर आपने देखना है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है ना, अगर आपने देखा लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है, P वेव आपने देखा कि वो एब्सेंट है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट था ना तो आपने PQRS की रेशो देखी, यहाँ पे एब्सेंट है, तो जब एब्सेंट होगा तो फिर हमने रिदम देखनी है, और रिदम में फिर आपने ये देखना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। तो अगर रेगुलर है तो ऑल इंपॉर्टेंट SVT, सुप्रावेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया, कल हम इसकी ECG और मजीद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने रिदम को देखे कि वो इरेगुलर है तो वो है हमारे पास एट्रिया फिब्रिलेशन। ठीक है, ये तो हमारे पास ना ये काम हो गया है न्यूरो कम्प्लेक्सिटी के कार्डिया। अगर अब हम आपने देखा
कि हमारे पास जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स साइज है वो ग्रेटर देन 3 स्मॉल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रॉड कम्प्लेक्सिटी की कार्डिया है, इस पे टाइम इतना लगता है। अब फिर इसके बाद जो है ना, अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपके पास ना नेरो कम्प्लेक्सिटी की कार्डिया था, क्योंकि लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर था। यहाँ पे आपने पी वेव देखना था, यहाँ पे आपने पी वेव नहीं देखना है, यहाँ पे आपने फिर रिदम देखना है। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को ये पता हो। फिर आपने ना रिदम देखना है, ठीक है ना, रिदम रिदम देखना है। अब रिदम में आपने देखना है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रेगुलर है तो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। अगर रेगुलर है तो इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वीटेक। और अगर इरेगुलर है तो इसका मतलब ये है कि ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वी फिर। कल हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे विद ईसीजी। सही है। आपने देखा, दोबारा इस पे रोशनी डालता हूं, ठीक है। ठीक है, कार्डिया है, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट हो गया आपके पास आया, ठीक है ना। क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपने देखनी है। क्यूआरएस कम्प्लेक्स की साइज आपने देखा कि लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है या ग्रेटर देन 3 स्मॉल स्क्वायर है। अगर लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है तो नैरो टेकिकार्डिया है, ग्रेटर देन है तो ब्रॉड कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है। इसके बाद जो है ना, अगर आपने देखा कि न्यूरो कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है, नेक्स्ट स्टेप आपने देखने पी वेव। पी वेव में आपने देखा कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो फिर आपने क्यूआरएस कम्प्लेक्स की रेशो पे जाना है, और अगर एब्सेंट है तो आपने रिदम पे जाना है। और अगर आपने क्यूआरएस की कम्प्लेक्स की जो पी क्यू आर एस जो रेशियो है वो आपने 1:1 आया तो साइनस टेकिकार्डिया है। और अगर 2:1 आया, 3:1 आया या सो आन इसी तरीके से आया तो ये हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन है। आपने फिर अगर आपने देखा कि पी वेव एब्सेंट है तो नेक्स्ट आपने फिर पी क्यू आर एस रेशियो की तरफ नहीं जाना है, फिर आपने रिदम की तरफ जाना है। रिदम आपने देखा कि रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रेगुलर हुआ तो इसका मतलब है कि सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, और अगर इरेगुलर रिदम हुआ तो इसके बाद जो है ना आपके पास एट्रियल फिब्रिलेशन है। बाकी मजीद ये एट्रियल फ्लटर, एसवीटी, एट्रियल फिब्रिलेशन कल हम विद ईसीजी के साथ जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आपने देखा कि कम्प्लेक्स जो है ना, वो जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो ग्रेटर देन 3 स्मॉल स्क्वायर हमारे पास आया, ब्रॉड कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है। आपने देखना है कि अब नेक्स्ट जो है ना, फिर इसमें आपने रिदम देखना है। रिदम में आपने देखा रेगुलर है या इरेगुलर है। तो रेगुलर में आपने जो है ना, आपने क्या करना है, आपके पास ये वेंट्रिकल का मसला हो गया है, ठीक है ना। तो अगर रेगुलर है तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वीटेक जिसको बोलते हैं। और अगर इरेगुलर आया है तो ये हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होते हैं, जिसको हम वीफिब कहते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना, जैसे कि ये तो हमारे पास ना ये वाला सीन खत्म हो गया, ये वाला खत्म हुआ, ठीक है ना। अब हम इसकी तरफ आते हैं। अगर आपके पास ब्रेडिकार्डिया हुआ, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आया, तो पी आर इंटरवल देखना है। उसमें आपने देखना है कि नॉर्मल है या प्रोलॉन्ग है, ठीक है ना। तो जब आप देखेंगे कि ये नॉर्मल है या प्रोलॉन्ग है, पी आर इंटरवल ये, अगर आपने देखा कि ये पी आर इंटरवल नॉर्मल है या प्रोलॉन्ग है, अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि फिर नेक्स्ट आपने पी पी इंटरवल को देखना है। पी पी इंटरवल का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा नया लफ्ज आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब टी टी इंटरवल का मतलब ये होता है कि हमारे पास ना दो एट्रिया की जो कंट्रैक्शन है ना, बिटवीन टू एट्रिया की कंट्रैक्शन, उसको हम कहेंगे पी पी इंटरवल, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, आपने देखा कि ये जो पी पी इंटरवल है वो नॉर्मल है, तो ये हमारे पास ना साइनस ब्रेडिकार्डिया। और अगर प्रोलॉन्ग आ गया है, प्रोलॉन्ग का मतलब ये होता है ना कि आपके पास ना 10 बिग स्क्वायर बिग बॉक्स आ गया है। तो जो पीपी इंटरवल है ना, वो इतना ज्यादा बिग स्क्वायर जो है ना, वो बिग बॉक्सेस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ना 6 साइनस सिंड्रोम, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया है पी आर इंटरवल, वन मतलब इतना होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ना हार्ट ब्लॉक हुआ है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास ना साइनस ब्रेडिकार्डिया ये वाला, ठीक है ना, साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया ये हमारे पास ना, इसमें ये बिनाइन है, ठीक है ना, बिनाइन है, बिनाइन ब्रेडी इरिथमिया है। इसमें आपके पास जो हार्ट रेट है ना, तकरीबन 50 to 60
होता है। इसके जो काजेज है ना, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल में ये है कि अगर कोई बंदा सो रहा है या कोई एथलीट्स है, तो उसमें जो है ना अगर इतना है तो ये फिर नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल में अगर ये है क्या कि किसी पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज है या मायोकार्डाइटिस है, कोई ड्रग्स है हमारे पास जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गया, ये जितने भी लबिटालोल हो गया और ये जितने भी लोल लोल आता है लास्ट में, बीटा ब्लॉकर्स, तो ये है हमारे पास। इसकी वजह से जो है ना ये हमारे पास है, ठीक है ना। इंक्रीज इंट्राक्रीनल प्रेशर हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, ठीक है ना। अब इसकी जो अगर पेशेंट जो है ना वो सिम्टोमेटिक है, तो फिर इसमें हम जो है ना एट्रोपिन की इंजेक्शन जो है ना वो हमारे पास आती है, वो हम लगा देते हैं अगर सिम्टोमेटिक है। और अगर एसिम्टोमेटिक है तो उसकी जो है ना आप अंडरलाइन खास देखो। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट से उसको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोथर्मिया है, तो इस काज को आप ट्रीट कर लो तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। या इस्केमिक हार्ट डिजीज है, मायोकार्डाइटिस है, या कोई पेशेंट है वो बीटा ब्लॉकर्स पे, तो उसको जो है ना वो काज को खत्म करो, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। सिक्स साइनस सिंड्रोम है, ठीक है ना। ये सिक्स साइनस सिंड्रोम, ये मतलब ये मिलेग्नेंट है हमारे पास, ठीक है ना। अब मिलेग्नेंट ब्रेडी इरिथमिया है हमारे पास, तो ये मतलब इसमें भी आपके पास हम क्या कर देते हैं कि आपका जो राइट एट्रियम है ना वो डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। और इससे जो नॉर्मल इम्पल्स है वो जनरेट नहीं होते, हार्ट बीट जो है ना वो नॉर्मल नहीं होता है। तो इसमें हम जो ट्रीटमेंट अब चाय से जो मेलेग्नेंट ब्रेदिएरिथमिया, ये जो है ना सिक्स साइनस सिंड्रोम जो है ना, इसमें हम ये परमानेंट पेस मेकर हम लगा देते हैं, चाहे वो पेशेंट सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, ट्रीटमेंट आप चाहे ये आपने लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादातर फोकस हम इस पे डाल देते हैं कि ये ट्रीटमेंट आप चाहे इसे परमानेंट पेस मेकर हम लगा देते हैं, ठीक है, चाहे पेशेंट सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो। साथ में हम एंटीकोगुलेशन ड्रग्स भी दे देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी हम कल करेंगे।